नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो, जो कि एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। दर्शकों, हमारे आज के एपिसोड का जो टॉपिक है वो बहुत ही रिलेटेबल और एविडेंट है। मैं कह सकती हूँ कि ये हर घर की कहानी है। युवाओं में बढ़ता तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती समस्याएं, उनके कारण एवं उपचार। बढ़ती जीवन शैली की वजह से बदलता मौसम, बढ़ता स्ट्रेस, करियर और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप, फ्यूचर की टेंशन, ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटल हेल्थ को डिटेरोइट करने के लिए। इसी महत्वपूर्ण विषय पे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, पीजीआई चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार गुरलीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस कार्यक्रम पे आमंत्रित किया। ऑनर इज आवर्स सर। सर, मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, तो हमारी कन्वर्सेशन के अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो ऑडियंस और दर्शकों की जो क्वेरीज़ हैं उसको हम टेकअप कर सके। सो दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे कॉल करके, वीडियो मैसेज करके आप अपने क्वेश्चन सीधे तौर से हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। नोट कीजिए 9417242224 और इसके साथ ही लैंडलाइन नंबर 0172269003 पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी सीधे तौर से हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। सर, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, पीजीआई चंडीगढ़। हमारा लैंडलाइन नंबर 0172269003। सर, सबसे पहले मेंटल हेल्थ क्या है, अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे ये सवाल पूछूं, और ये कैसे फ़र्क है मेंटल हेल्थ में और जो हमारा शारीरिक स्वस्थता है, और क्या महत्वपूर्ण है मेंटल हेल्थ? देखिए, ये आपने बड़ा आधारभूत और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। वास्तव में तो जो हेल्थ का कंसेप्ट है ओवरऑल, उसकी समग्रता को अगर उसको हम टोटलिटी में देखें तो उसमें उसका अर्थ ये नहीं है हेल्थ का अर्थ कि भाई हमें बीमारी ना हो या हमें अस्वस्थता ना हो, ये तो है ही। इसके अलावा हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हों और हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हों और अपने जीवन को निभा रहे हों, तो उस समग्रता में मेंटल हेल्थ भी उसका हिस्सा है। आमतौर पे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि जो शरीर से बीमारी ना है तो स्वास्थ्य है, परंतु उसमें भी हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट है, हम सब काम कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। तो उसी तरह मेंटल हेल्थ में क्या होते हैं, 3 मुख्य आयाम होते हैं मैम। पहला है कि आदमी वैचारिक रूप से स्वस्थ है, उसको कुछ इस प्रकार के विचार नहीं आ रहे हैं जो उसको उसकी सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक या उस परिस्थिति के अनुसार नहीं आने चाहिए। दूसरे, उसकी भावनाएं, इमोशंस, वो जो है उसके कंट्रोल में है, जिसकी वजह से वो परेशान नहीं हो रहा है और समाज में अपना जो रोल है वो अच्छे से अदा कर पा रहा है। तीसरी जो है व्यवहार, जो इन दोनों की वजह से झलकता है। जो भी हम किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, घर परिवार में, छात्र स्कूल में, आपस में, समाज में, व्यवसायिक क्षेत्रों में, कि हमारा व्यवहार भी ठीक है और इसके साथ हम अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है पारिवारिक, सामाजिक। तो ये एक मानसिक स्वास्थ्य के 3 आयाम है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अभी रिसेंट ईयर्स जो है बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है मेंटल हेल्थ को लेके, तो क्या वजह है कि ये जो सिचुएशन है डिट्रॉइट होती जा रही है? बहुत, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ दशकों से आम जनता में हम मेंटल हेल्थ का एक शब्द बड़ा आपने सुना है, भाई मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप ये देख रहे हैं कि बार बार जो भी सर्वेज हो रहे हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि भाई हर 10 में से एक व्यक्ति को या 7 में से एक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी एक बार डिप्रेशन का एपिसोड हो जाएगा, यानी कि उसको वो एक अवस्था हो जाएगी जिसको मेडिकली हम डिप्रेशन कहते हैं। तो इसी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, एंग्जाइटी की, तनाव की, या पूरी तरह से वैसा डिप्रेशन नहीं होना, कुछ लक्षण होना, ये तो बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाएंगे। तो जो ये एकदम से बढ़ रहा है उसके कारण ये तो है नहीं कि इंसान की जेनेटिक्स में बदलाव आ गया है। इसके सोशो कल्चरल एनवायरमेंटल रीजन्स ज़्यादा हैं। जो सोसाइटी में इतना रैपिड चेंज आया है, जो कि हज़ारों सालों में नहीं आया था और वो कुछ दशकों में आ गया, तो भाई हम भी जीव हैं, उसमें अडेप्ट कैसे करेंगे। तो उसी चेंज की वजह से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं
और उसकी वजह से जो पुरानी जो दिक्कतें थी, जो बड़े मनोरोग होते हैं वो तो इतने नहीं बड़े हैं, परंतु जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है जिनका ज़्यादा रिलेशनशिप तनाव से, वातावरण से, प्रतिस्पर्धा से, एक्सपेक्टेशन से, इनसे होता है, वो वास्तव में बढ़ गए। सर, आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी बात करेंगे। एक ब्रेन फॉग करके एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, क्या इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंटल स्टेट, मेंटल कंडीशन? हाँ जी, ये जो है ये एक तरह से ये दोनों की जो मेडिकल जो है टर्म और जो साइकेट्रिक टर्म है उनके इंटरफेस पे है। ये मेडिकल कंडीशन से भी इंसान को ऐसा फील हो सकता है, और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, मेंटल एग्जॉशन में भी ऐसा फील हो सकता है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है सर? हाँ जी, ये फ़र्क ऐसा है कि जैसे जो एंजाइटी है उसके 3-4 मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे कि भय, जिसे फियर बोलते हैं, वरी, चिंता, भविष्य की चिंता, रोज़मर्रा की चीज़ों की चिंता, जो एक सबको होती भी है, पर उस अवस्था में हम उसे ये नहीं बोलते कि भाई इससे एंग्जाइटी ज़्यादा परेशान कर रही है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हमें कहीं जाना है, सुबह उठना है, तो हमें थोड़ी एंग्जाइटी होगी, तभी तो हम उठ पाएंगे या ट्रेन पकड़नी है, पर हम उसे उसका बीमारी का नाम नहीं देंगे। पर अगर हमें रोज़मर्रा में इतनी चिंता होने लग जाए कि बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं और हमें लगे अरे वो आए क्यों नहीं, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया, वो बार बार हम उनको फ़ोन करके चेक करने लग जाएं, उस वजह से परेशान हो जाएं, और ऐसा हमारे व्यवहार में नित्य प्रति होने लग जाए, हमें किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा भय होने लग जाए, जैसे कि मान लो हमें कोई बीमारियों का बहुत भय होने लग जाए जिसकी वजह से हम उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, या किसी परिस्थिति विशेष का भय हो जाए, जैसे कि स्टेज फियर हो जाए, या स्कूल जाने का फोबिया हो जाए, या किसी पर्टिकुलर एनिमल से, क्राउड से हो जाए, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को अवॉइड करें और हमारे जीवन में उसकी वजह से बहुत रोज़मर्रा के जीवन में दिक्कतें आने लग जाएं, जो हमारी फंक्शनिंग थी वो ख़राब हो जाए, तब हम कहते हैं कि ये चीज़ जो हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक थी, जो सभी में होती है, वो अब थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ये एक बीमारी के स्वरूप में जा रही है। डिप्रेशन में क्या होता है कि कुछ एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं, पर उसका जो मेन लक्षण होता है वो होता है उदासी, मन की उदासी, और जो चीज़ें हमें पहले से अच्छी लग रही थी, जो भी हम टीवी देखना, खेलना, बात करना, खाना, उन चीज़ों में हमें बिल्कुल मज़ा आना बंद हो जाए, और हमें लगे कि भाई हमारा भविष्य के बारे में जो विचार आते हैं वो हमें नकारात्मक आए, जबकि वैसा कोई उतना बड़ा कारण दिखे भी ना घर परिवार के लोगों को, हमें लगे कि जीवन का क्या लाभ है। इस तरह की जब दिक्कतें आएँ तो हम कहते हैं कि ये जो लक्षण हैं ये डिप्रेशन को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। सो जो एंजाइटी है अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए या एग्जैजरेटेड वर्जन, उसका डिप्रेशन का पार्ट बन सकता है? हाँ जी, जो एंग्जाइटी के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो डिप्रेशन में भी होते हैं, जैसे कि पैनिक अटैक्स होना, पैनिक सा फील होना, हर समय मांसपेशियों में तनाव होना, कंसंट्रेशन नहीं बनना, और ये डिसऑर्डर्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे शारीरिक बीमारियों में बीपी, शुगर, आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा, इनको बीपी भी है तो शुगर भी होगी। उसी प्रकार जिनको एंग्जाइटी लंबे समय तक चलती है उनको फिर कुछ समय बाद डिप्रेशन हो ही जाता है। जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लेते हैं एक सवाल हमारे दर्शक का। जी मैम। वीडियो बाइट के थ्रू। जी मैम। लाइफ बहुत बिजी हो गया, वर्किंग लोड हदों ਵੱਧ ज़्यादा हो गया। नंबर 2 ਤੇ ਨਸ਼ੇ जो अजकल ਦੇ रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ हरेक कोई कंज्यूम कर रहा है। युवाओं में काफ़ी तनाव महसूस करते हैं क्योंकि एक तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, और जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होती है फिर कमाई का प्रेशर होता है, और फिर फैमिली का प्रेशर होता है। तो ये सब चीज़ों के कारण आज की युवा जो पीढ़ी है उसके अंदर काफ़ी तनाव महसूस होता है। सर, तनाव में सबसे पहले उन्होंने करियर की टेंशन की बात करी, फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स की अपनी दिक्कतें हैं, और उसके बाद फैमिली मैनेजमेंट। सो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, आप इनको कैसे देखते हैं मेंटल स्टेट के कंट्रीब्यूटर्स में? बिल्कुल, देखिए, जो आपने शुरू में पूछा था कि भाई ये चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, अब आपको पता है कि 20-30 साल पहले जब हम छात्र थे तब इस तरह की चिंताएं लोगों के पास ज़्यादा नहीं थी, पर आजकल लोग 8वीं क्लास से ही सोच रहे हैं कि भाई हम किस स्ट्रीम में जाएंगे, माँ बाप भी सोच रहे हैं।
फिर वो जब उस स्ट्रीम में चले जाते हैं तो उनको लगता है अब इसमें आते ही उस अचीवमेंट की खुशी या वहाँ काम करने की होने की बजाय कि अब आगे क्या करेंगे, अगले कोर्स की अभी से तैयारी कर देते हैं। तो ये जो एक हमारे समाज के ढांचे में जो बदलाव आया है, जिसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ और जो हमारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आबादियाँ बढ़ गई हैं, संघर्ष बढ़ गए हैं, तो ये चीज़ों की वजह से आदमी हर समय, जब आप फ्यूचरिस्टिक, आपको एक स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप सोचते रहेंगे तो आप तनाव का शिकार होंगे। ये जो भी इन्होंने कहा है ये बिल्कुल शब्दशः ठीक है। ये इसी कारण से है कि उससे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। तो अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है और फ्यूचरिस्टिक वरी चलती रहती है हर समय। तो हम ना तो प्रेजेंट में वर्क कर पाते हैं, उस दिशा में हम चले रहते हैं और धीरे धीरे ये जो स्ट्रेस होता है ये लंबे समय तक जब चलता है, शुरू में छोटा मोटा हो तो ये हमको किसी काम करने को जल्दी करने के लिए प्रेरित करता है, हमारी बॉडी को चार्ज करता है मान लो। पर जब ये लंबे समय तक चलता है तो हमारे शरीर का जो सांचा ढांचा है, या मेडिकल टर्म में कहूँ जो हमारी फिजियोलॉजी है, वो लंबे समय तक इस तनाव को झेल के अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, फिर वो टूटने लगती है। तो अंदर भी शरीर में ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो शारीरिक रूप से भी नुकसान करते हैं और वो हमें बीमारी का रूप दे देते हैं, जिससे एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जब तक एंजाइटी हमें पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद जो हमारा माइंड है और बॉडी है वो डिट्रॉइट होता है और डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल सर, हम एक कॉल ले लेते हैं क्योंकि ये फोन इन प्रोग्राम है, तो बहुत सी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम मैं अनु बोल रही हूँ और भिवानी से। अनु जी, भिवानी से। तो अनु जी, आपको हमारे आज का टॉपिक पता है हेल्थ शो का? हाँ जी, डिप्रेशन के बारे में पूछना था। तो जो आपका सवाल है वो आप अपने लिए पूछना चाहती हैं या अपने किसी करीबी के लिए? अपने लिए ही मतलब पूछना था कि कई बार ऐसे हो जाता है थोड़ा। ठीक है अनु जी, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। आपका सवाल जो है वो हमारे एक्सपर्ट सुन रहे हैं, आप अपना सवाल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि डिप्रेशन किन कारणों से होता है और इससे बचा जा सकता है क्या? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा कि डिप्रेशन किन कारणों से होता है और इससे बचा जा सकता है क्या। देखो, डिप्रेशन के अनेक कारण होते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसको मान लो कोई बिजनेस में लॉस हो गया, तो उसके बाद उसको समस्या आएगी, घबराहट, बेचैनी, नींद की कमी, जो एक नॉर्मल रिएक्शन है, जो घर वाले भी कहेंगे भाई इसको हुआ है तो ये तनाव में जाएगा। परंतु यदि उसको कोई रास्ता ना मिल पाए, वो उठ ना पाए खुद से या मदद ना हो, तो वो तनाव जब लंबा चलता जाएगा तो फिर वो एक बीमारी का रूप ले लेगा, जिसमें उसका हर समय मन उदास रहेगा। उसके बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, खुशी हो रही है, दोस्त मिल रहे हैं, कोई अच्छी खबर है, तो भी उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। उसे लगने लगेगा कि ये भविष्य अंधकार में है और ऐसा है। तो डिप्रेशन के कारण सामाजिक भी हो सकते हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे डिप्रेशन को प्रभावित करते हैं। कईयों के फैमिली हिस्ट्री होती है डिप्रेशन की या बाइपोलर डिसऑर्डर की, उनमें जेनेटिक कारण भी होते हैं। कुछ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल रीजन्स भी होते हैं, जैसे कि कई लोग नशे का शिकार हो जाते हैं, कई लोगों को क्रोनिक मेडिकल शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं और उनकी दवाइयों से या लंबी बीमारियों से जूझ के भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मोटे तौर पे तो डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, पर किसी व्यक्ति विशेष में एक कारण, दो कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक महिलाओं में पर्टिकुलरली कई बार बच्चों के जन्म के पहले 6 महीनों में पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, जो हार्मोनल चेंजेस से और एक जो माँ को आज के युग में सब एडजस्ट करना पड़ता है उस करके भी हो जाता है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? हाँ जी, ये बहुत बढ़िया कि हम कैसे बच सकते हैं। देखो, और बचने मतलब के हमें कैसे पता चला कि हम डिप्रेशन में जा चुके हैं, मतलब हम कब मेडिसिन ऐसा कुछ लें, कब मेडिसिन। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि बचने के क्या रास्ते हैं। बचने के ये रास्ते हैं जो एक आम तौर पे हमें घर में, स्कूल में जो एक शिक्षा दी जाती है कि भाई अपनी जीवन शैली ठीक रखो, समय पे उठो, समय पे सो, समय पे भोजन करो, अच्छा पौष्टिक भोजन करो, और जो है किसी प्रकार का नशा वगैरह मत करो, फिजिकली एक्टिव रहो। फिजिकल एक्टिविटी हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से रोकती है। अपनी कुछ अपने ऐसे लोग रखो जिनसे आप अपने मन की बात शेयर करते हो। घर में आपकी मम्मी, चाची, भाभी, ताई हो सकती हैं, कॉलेज में, स्कूल में या आसपास में, पड़ोस में मित्रगण हो सकते हैं। और आप खुद को ऐसी चीज़ों में जोड़ के रखो जो आपको कुछ प्रसन्नता दें, अपने बच्चों को पढ़ाना या कुछ करना।
और जब आपको मान लो उदाहरण के तौर पे कि किसी के घर में कोई समस्या हो गई और वो समस्या से जूझ रहा है, उस समय उसे नींद नहीं आ रही और नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पर आपको लग रहा है कि मदद मिल रही है और वो समस्या सुलझ रही है और हमारी तबीयत ठीक होती जा रही है, तब तो आपको ये सब तौर तरीके सोशल सपोर्ट से अपने प्रयास से आप उभर जाएंगे माइल्ड डिप्रेशन में। पर जब ये चीज़ें लंबी चलती जाएं और आपको लगे कि भाई अब तो बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही, सुबह ही नींद खुल जाती है, फिर भी उठने का मन नहीं करता, शरीर ऊर्जा विहीन रहता है, लगता है कि भाई जीवन व्यर्थ है या मेरे कोई कुछ हो जाए भगवान उठा ले, और हर समय उदासी रहे, बिल्कुल भविष्य नकारात्मक लगे, तो इसका मतलब है कि अब आपको डिप्रेशन ज़्यादा हो गया है और अब आपको एक विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए जिसमें मेडिसिन भी है और व्यवहारिक उपचार भी है। जी सोनू जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? हाँ जी, मिल गया जी। आप हेल्थ शोज देखती हैं? हाँ जी। तो आपको बेनिफिशियल लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे हेल्थ शो डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। डीडी पंजाबी पर 2:20, डीडी हरियाणा 5:15 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम अवेलेबल हैं। ओके जी, रविवार को। धन्यवाद दानी जी। सर, आपसे मैं बात कर रही थी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू, जैसे हमारे व्यूअर ने भी हमसे पूछा कि एक कंसिस्टेंट उदासी रहती है। हम लोग ये सुनते हैं, कहते हैं कि हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। ये जो कंसिस्टेंट उदासी है ये बढ़ती रहे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है डिप्रेशन में और ये रिवर्स होने के भी चांसेस हैं? हाँ जी, जब किसी को, जैसा कि हमने बताया कि लगातार उदासी रहने से हमें लगे कि हमें मदद की ज़रूरत है और एक्सपर्ट को लगे कि हाँ ये एक बीमारी का रूप ले चुका है, तो उसके इलाज के तौर तरीके हैं जिसके अंदर बातचीत का इलाज, जिसे थेरेपी, साइकोथेरेपी बोलते हैं, वो भी काम करता है। माइल्ड डिप्रेशन के ज़्यादातर केसेस डॉक्टरों के पास नहीं आते, वो खुद के प्रयास से, परिवारजन, मित्रजनों की मदद से या परिस्थितियों के बदलाव से ठीक हो जाते हैं। मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में मदद की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और बातचीत के इलाज भी हैं, और आजकल कुछ और भी तरीके हैं जैसे कि रिवर्सिबल ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन की टेक्निक आ गई हैं, बातचीत की CBT की थेरेपी आ गई हैं, या जिन लोगों को बहुत ही गंभीर डिप्रेशन होता है, जिनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है, उनमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी उन बहुत सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी केसेस में बड़ा यूज़फुल ट्रीटमेंट है और उससे ये पूरी तरह उभर जाते हैं ज़्यादातर केसेस। हालांकि एक सिग्निफिकेंट चंक होता है जिनको लंबे समय के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन हो जाता है। उनमें कई कारण भी हो सकते हैं कि डिप्रेशन की प्रकृति ऐसी है, दवाइयों को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, या साथ में शारीरिक बीमारियां और थोड़ी व्यक्तिगत पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति ऐसी चल रही हैं, पर ज़्यादातर में 60-65% केसेस अच्छे से रिकवर हो जाते हैं। सर, इसी से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने व्यूअर से शेयर करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही सक्सेसफुल एफर्ट किया है टेलीमानस के नाम से। हम सब ये जानते हैं कि आज भी मेंटल हेल्थ एक टैबू है, बहुत से मिथ्स उससे जुड़े हुए हैं, एक स्टिग्मा है, लोग संकोच करते हैं अपनी बात, अपनी सिचुएशन किसी के साथ भी शेयर करने के लिए। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपराला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टेलीमानस के नाम से एक फ़ोन नंबर लॉन्च हुआ है जिस पे कॉल करके आप इमीडिएट हेल्प ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। जो वो नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर है 14416 14416। तो सर, टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर मैं प्रमुख कारण आपसे पूछूं, मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस मेंटल स्ट्रेस के, तो आप उसको कैसे समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, जो उसके 3 ही मुख्य कारण हैं। एक तो होते हैं व्यक्तिगत कारण, जो व्यक्ति विशेष का, जैसे हमारा शारीरिक ढांचा है वैसे ही हमारा वैचारिक या साइकोलॉजिकल ढांचा है। तो कई बार हमारा किस प्रकार का बचपन बीता है, किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो करके हमारा साइकोलॉजिकल ढांचा, जिसमें विचार, इमोशंस होते हैं, उनमें कुछ दूसरों के मुकाबले ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो हमें तनाव आने पे मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाने के ज़्यादा चांसेस कर देती हैं। दूसरे होते हैं कि सामाजिक कारण,
कि जब जैसे आप देखते हैं कि समाज के अंदर जहाँ पे कहीं बाढ़ आ गई, जहाँ पे बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहे हैं और जहाँ पे बड़ी आर्थिक समस्याएं हैं, जहाँ से माइग्रेशंस होने लग रहे हैं या बहुत लंबे समय तक इस तरह का तनाव चल रहा है, तो वहाँ पे जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस होती हैं वो सबसे पहले मानसिक रोगों का शिकार हो जाती हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इत्यादि हैं। कुछ कारण होते हैं शरीर की अवस्था की वजह से कि जब हमको कोई मेडिकल इलनेस बड़ा क्रोनिकली चल रही हो जो हमारी को थोड़ा इम्पेयरमेंट कर दे, हमारी फंक्शनिंग को प्रभावित कर दे, तो उसके रिएक्शन में, क्योंकि आजकल शारीरिक आयु बढ़ गई है तो शारीरिक रोगों का भी लंबे समय तक चलते रहते हैं। सर ये बहुत ही अच्छे फैक्टर्स, हिडन फैक्टर्स हैं, जैसे आपने बैकग्राउंड की बात की, इसको कंटिन्यू करेंगे। एक कॉल ले लेते हैं सर हम पहले, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सतपाल है जी। सतपाल जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं झज्जर से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, तो आप ये शो देखते हैं? हाँ जी, मैंने शो देखूँ जी, हेल्थ शो, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी वो। अच्छा सर, थैंक यू। और आपको हमारा आज का विषय पता है? हाँ जी, मेंटल हेल्थ से जुड़ा है जी। मैंने ये पूछना था मेरे छोरे के बारे में। अच्छा ठीक है, आपको अपने बेटे के लिए पूछना है सर? जी हाँ जी। क्या उम्र है आपके बेटे की? 16 साल का है जी वो। 16 साल का, ठीक है। आपका सवाल जो है वो हमारे डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप अपना सवाल डॉक्टर साहब जी आप बोल सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सतपाल जी। डॉक्टर साहब, मेरा छोरा 12वीं क्लास में पढ़ा जी। जी। तो उसने थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ जाए जी, उसने जल्दी आ जाए, क्या कारण है जी वो? जी देखो, आम तौर पे पढ़ाई में ठीक है जी, वो ठीक पढ़ा है, मन लग गया उसका पढ़ाई में जी, पर गुस्सा ज्यादा करे जी थोड़ा सा। जी जी जी। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी सतपाल जी, क्योंकि आपको पता है कि वो गुस्सा ज़्यादा करता है। तो जब वो गुस्सा करता है तो उससे पहले कोई ऐसी बात हुई होती है क्या जिसकी वजह से वो गुस्सा करता है? ये आप पिछली बातों पे भी एनालाइज करके देखिए और आगे जब भी होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आम तौर पे कब होता है, जब मान लो बच्चों को कोई क्लास के अंदर कोई दूसरा छात्र थोड़ा ह्यूमिलिएट कर दे, डरा दे, बुली कर दे, या घर में बच्चे की कोई ऐसी डिमांड हो जो हमें लगे कि अभी परिस्थिति के हिसाब से तुरंत इसे पूरा करना जायज़ नहीं है, तो बच्चे कई बार नाराज़ हो जाते हैं। जैसे कि जी अब तो मेरे को थोड़ा फ़ोन देख लेने दो, अब मेरे को खेलने घूमने जाने दो, और आपको लगे कि नहीं भाई अभी थोड़ा सा ये उचित नहीं है। तीसरा कारण होते हैं कि कई बार हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको बच्चा समझ के कई बार उनकी बातों को बार बार मानते रहते हैं, तो वो एक उनका पैटर्न बन जाता है। फिर जब वो बड़े होते हैं और हमें लगता है कि भाई अभी इस चीज़ के लिए रोकना है, तो उस समय उनको गुस्सा आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हम उनकी बातों को ध्यान से पूरा सुनते नहीं, समय नहीं देते माता पिता, तो उस पे और उसको पूरा सुन के, और हम अगर तुरंत उस पे अचानक से रिएक्ट ना करें और उसको एक अपनी बात को ध्यान से सुने और फिर उसको तरीके से समझाएं, तो भी ये चीज़ें कम हो सकती हैं। एक थोड़ा सा गुस्से का कारण ये भी होता है कि जब जो चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के, लड़कों में ज़्यादा जब वो किशोरावस्था में आते हैं तो उनको ये लगता है, एक तो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, दूसरा समाज में वो नई नई चीज़ों के एक्सपोजर में भी आते हैं, शरीर में भी बदलाव होते हैं, और उनको हम कई बातों पे कहते हैं कि भाई अब तो तुम बड़े हो गए, तुम ये काम कर लिया करो। और जब वो कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं तो हम उनको ये भी बोल देते हैं जिसमें थोड़ी गड़बड़ हमें नजर आए कि तुम इतने बड़े भी नहीं हुए कि तुमने ये कर दिया। तो वो कई कारण होते हैं। तो आपके बच्चे का अगर आप ऐसे एनालिसिस करेंगे तो आपको कारण थोड़े नजर आ जाएंगे। अच्छा जी, इस तरीके से। तो पढ़ा तो ठीक है जी, वो पढ़ाई में तो ठीक से बहुत अच्छा है, थोड़ा सा न्यू गुस्सा जल्दी मान जाए जी, काली मान जाए वो कह के। जी जी। तो यही आपको देखना होगा कि ऐसे उसके अंदर ऐसे क्या कारण हैं, पहले क्या बात हो जाती है, हमारे रेस्पॉन्स में ऐसा क्या है कि वो ऐसा। मार्केट में जाओगा वो, मैं उसने कह दूंगा कि बाइक हेलमेट पहन जा, वो उसने पहन के नहीं जाओगा, फिर गुस्सा करेगा। तो बस आपको यही है, जैसे कि आपको ये चीजें उसको प्यार से समझानी पड़ेंगी, उदाहरण देके समझानी पड़ेंगी। जी, प्यार तो मानदा को नहीं। जब वो ठीक अवस्था में होता है, जब वो खुश होता है, तब आपको ये चीज़ें उनको समझानी। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारे दर्शक ने कहा कि प्यार से समझाने से भी कई बार नहीं बच्चे समझते हैं, तो ऐसे केसेस में काउंसलिंग हेल्प कर सकती है? हाँ जी, कई बार बच्चों के अंदर ऐसा है, कई बच्चों के अंदर इस तरह की उनकी प्रवृत्ति बन जाती है उनके डेवलपमेंट की वजह से कि वो रिस्क टेकिंग में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि ये बच्चा है, 16 साल के सब बच्चे सोचते हैं कि
हमारे जो मॉडल्स हैं, दूसरे बच्चे जो जिनको देख के हम प्रभावित हो रहे हैं, वो इस तरह बिना उसके फर्राटे से चला रहे हैं, तो मेरे पापा ही मुझे क्यों बता रहे हैं, तो उनकी मॉडल मतलब उनसे वो प्रेरित होकर इस तरह करते हैं। दूसरा, कई बार कई बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति होती है किशोरावस्था में और उनके स्वभाव से कि वो रिस्क टेक करना चाहते हैं। कई बच्चे मोटरसाइकिल धीमी चलाएंगे पर कई हमेशा तेज चलाएंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए अगर ये एक विशेषज्ञ को, जैसे झज्जर के पास रोहतक में मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे ये जाके अगर आप कंसल्ट करोगे ना, पूरी बात डिटेल में आध घंटा 1 घंटा डिस्कस करोगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से ये एनालाइज करके बता देंगे कि भाई ये करा जा सकता है जिससे ये दिक्कतें चाहे पूरी तरह ना जाएं पर ये कम हो जाएंगी। जी सतपाल जी, फैमिली सपोर्ट से हेल्प मिल सकती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि काउंसलिंग से भी हेल्प मिल सकती है, और उसके अलावा उनके बिहेवियर में तब्दीली जरूर आएगी। उनको हमारे हेल्थ शो जरूर दिखाइए, खासकर का ये वाला एपिसोड है डीडी पंजाबी डीडी हरियाणा पे हर रविवार। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। ठीक है जी, राम राम जी। सर, हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे, फैमिली बैकग्राउंड आपने हमें समझाया, और अगर शरीर जो है वो क्रिटिकली इल है बहुत लंबे समय से, तो उस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। और फैक्टर्स सर? और फैक्टर्स हैं मैम, सामाजिक कारण है। सामाजिक कारणों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है डिप्रेशन और एंजाइटी पे। कि जैसे कि आपने देखा कि मान लो कई बार छटनियाँ होती हैं आर्थिक मंदी से, तो उस समय डिप्रेशन बहुत आता है। जब आर्थिक मंदी का दौर आता है, आपने देखा होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जब आर्थिक मंदी का दौर आया था, तो उसे कहा ही द ग्रेट डिप्रेशन जाता है जी। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है वैश्विक स्तर पे, किसी देश के स्तर पे भी, और वो व्यक्ति विशेष को भी प्रभावित करता है। फिर नशे बहुत बड़ा कारण है जी। कई बार क्या होता है कि हमें छोटा मोटा डिप्रेशन एंजाइटी लगता है, कोई तो एक्सरसाइज करके कोप करता है, कोई और अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला के बात करके, पर कई लोग दुर्भाग्य से नशों की तरफ चले जाते हैं, तो वो उनको एक क्षणिक तो रिलीफ देता है पर उस बीमारी को धीरे धीरे बढ़ाने लग जाता है। और कई लोगों में जेनेटिक कारण भी होते हैं, पर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष में 1 या 2 कारण या इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, तो जब उसको लोग देखते हैं तो फिर उस हिसाब से उसकी मदद करते हैं। ये जेनेरिक कारण है। सर, एक बहुत बड़ा मिथ है, अब ये मिथ है या रियलिटी है मेंटल हेल्थ और उसकी दवाइयों से जुड़ा हुआ, कि एक बार अगर आप एंजाइटी की या डिप्रेशन की दवाई ले लो तो आप उसके आदी हो जाते हो, एडिक्टेड हो जाते हो। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा। ये मैं भी बहुत बार फेस करता हूँ। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बीपी शुगर का जी। बीपी शुगर में हमारे, आपने देखा होगा आम जन, हम कोई भी दवाई लेते हैं तो फिर हम बीपी की दवाई खाने के बाद ठीक हो जाते हैं, तो हम अपना बीपी या शुगर चेक करते हैं, हम कहते हैं अब तो ये ठीक आ रहा है। फिर हम 1 महीने बाद दवाई बंद कर देते हैं, फिर भी 10-15 दिन ठीक चलता है, फिर हम सोचते हैं अरे ये तो ठीक हो गया, अब तो ये चला गया है। और लोग उन बीमारियों के बारे में भी ऐसी बात करते हैं जो क्रोनिक होती है। फिर अचानक से हमको लगता है, कभी पता चलता है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गया और ये चीज़ तो बढ़ी हुई थी। इसी प्रकार इन बीमारियों में है। इनमें से कुछ बीमारी क्रोनिक होती हैं, सारी एंजाइटी क्रोनिक नहीं होती। ज़्यादातर एंजाइटी बिना दवाई के मैनेज की जा सकती हैं या शॉर्ट लिव होती है। हाँ, शॉर्ट लिव होती है, पर जिन केस में ज़्यादा हो जाती है उनमें दवाई की आवश्यकता होती है। पर ओवर द टाइम, ऑन द केस बेसिस, जो आपका डॉक्टर होता है वो दवाई की मात्रा को कम कर देता है, और दवाई उन्हीं केसेस में लंबी और लगातार चलती है जहाँ दवाई देने की वजह से जो जीवन में फ़ायदे आ रहे हैं वो दवाई के साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा होते हैं। तो कुछ केसेस में लंबी दवाइयाँ भी चलती हैं, पर ये डॉक्टर मरीज के रिश्ते पे डिपेंड करता है कि वो उसको अच्छे से समझाए, पूरे परिवार को समझाए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करे, और उसको खुद ये लगने लग जाता है कि भाई मेरे पास इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो ये है। सर, अब इस बीमारी की प्रोग्रेशन की बात करते हैं। धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन, और कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस में होता है कि सेल्फ हार्म की टेंडेंसी बढ़ जाती है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। ये कैसे बढ़ते हैं सर, और क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस सिचुएशन को रिवर्स किया जा सकता है? हाँ जी, ये जो सबसे जो बड़ा परिणाम जो खराब हो सकता है मनोरोग का, वो सुसाइड का है। और उसके अंदर डिप्रेशन एक मेजर इलनेस है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। पर ये नहीं है कि सारे सुसाइड के केसेस मानसिक रोगों से ही होते हैं, अन्य कारणों से भी काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजंस है मेंटल इलनेस, और जिसमें
डिप्रेशन भी एक कारण है। तो अगर टाइमली आप उसका ट्रीटमेंट लोगे तो जिस प्रकार हम किसी फोड़े को ठीक करते हैं उसका चीरा लगा के, तो उसमें सूजन, दर्द, मवाद, खून, बुखार सब ठीक होता है, तो डिप्रेशन के जो लक्षण हैं, उदासी, घबराहट, बेचैनी, नकारात्मकता, होपलेसनेस और सुसाइडल टेंडेंसी, ये भी इलाज के साथ साथ सारे लक्षण ठीक होते जाते हैं। और अगर हम डिप्रेशन को जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, जल्दी ट्रीटमेंट लें और हाई रिस्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करें। डिप्रेशन में भी कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जिनको सीवियर डिप्रेशन है, जो नशा कर रहे हैं, जो अकेले रह रहे हैं, होमलेसनेस है, जिनको अभी कोई रिसेंट स्ट्रेसर ऐसा हो गया है और उनके पास सपोर्ट नहीं है, कोई सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक स्ट्रेसर हो गया है, या जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या जहाँ कोई वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, और जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है, या जो साथ में नशा भी कर रहे हैं इस बीमारी के साथ साथ, वो ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। एडोलिसेंट्स या यंग एडल्ट्स भी पूरे विश्व में और हमारे देश में पर्टिकुलरली एक हाई रिस्क ग्रुप है। सर, इसके ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, इसके उपचार की हम बात करेंगे। इससे पहले जैसे हमने शुरुआत में कहा कि ये टॉपिक इतना रेलेवेंट है, इतने लोग इससे पीड़ित हैं, हर घर की कहानियाँ। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं उनकी समस्या। हेलो 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 जी सर, अपना नाम बताइए। मैम, मैं उमा शंकर बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। उमा जी, क्या उम्र है आपकी? मैम 39। तो आपको हमारे आज का टॉपिक पता है हेल्थ शो का? जी मैम, मेंटल हेल्थ के बारे में। सो आपका जो सवाल है वो आपसे जुड़ा हुआ है या आपने किसी करीबी से? जी मैम, मेरे लिए ही सवाल है, मेरा सवाल है। ठीक है, आपका सवाल जो एक्सपर्ट हैं वो सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार उमा शंकर जी। सर एक्चुअली सर मैं ऑलरेडी मेडिकेशन पे हूँ। कुछ दिन पहले, अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है, तो उस समय मुझे थोड़े मतलब पैनिक अटैक्स से आने लगे थे। लगभग मैं 12 से 15 दिन तक के मतलब सो नहीं पा रहा था। जी एक्चुअली उस समय ऐसे होता था कि बिल्कुल रेस्टलेसनेस हो जाता था जी, और लगभग मतलब सिर्फ नींद समझो पूरे 24 घंटे में 3 घंटे ही हो पाती होगी मुश्किल से, पूरी थकान के कारण जी। बाकी रात भर मैं रेस्टलेस रहता था, मतलब 1 बजे के बाद से पूरा जो है जी। तो सर वो इतनी ज्यादा बढ़ गई वो 14-15 दिन बाद कि मेरे से मतलब टैकल नहीं हो पा रहा था वो जी। तो फिर मैं, अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और 2 महीने का मेरा इसमें काउंसलिंग वगैरह, CBT की थेरेपी वगैरह भी हुई है जी। और डॉक्टर से भी अभी मेडिकेशन जारी है जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो उसके बाद से काफी इम्प्रूवमेंट है, मतलब वो जो स्टेज था उससे मैं तो काफी उभर आया हूँ जी। लेकिन सर अब जैसे कभी मेरी दिक्कत ये कि कभी कोई चीजें मेरे को ट्रिगर कर जाती है जी। तो उस समय मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूं, मतलब जैसे कई बार कोई सिचुएशन ऐसा होता है कि वो फिर से वही ट्रिगर करता है मेरे को जी। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि मैं उस समय कैसे अपने आप को वापस लाऊं। और मेरे एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्विंग्स बहुत आते हैं, जैसे महीने, मतलब जैसे हायर परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत हाई परफॉर्मेंस भी रहेगा, और कभी कभी बिल्कुल लो मूड हो जाता है जी जी। तो इसके लिए जिन भी थेरेपिस्ट के साथ आप संपर्क में हैं, जो आपको दवा दे रहे हैं और थेरेपी दे रहे हैं, तो अगर ये आपने ट्रिगर्स की बात अपने पैनिक अटैक्स के लिए की है, तो आप उनको आइडेंटिफाई करके, और जब पैनिक अटैक्स की जो CBT होती है या जो साइकोलॉजिकल थेरेपी है, उसके अंदर वो उन चरणों को इंक्लूड करके ग्रेजुएटेड एक्सपोजर कर सकते हैं और उसके साथ वो आपको कुछ तरीके बताएंगे जिससे आप अपने वैचारिक ढांचे में भी बदलाव लाएंगे, कॉग्निटिव रीप्रोसेसिंग करेंगे उन ट्रिगर्स की, स्टिमुलाई की, कि आपको पैनिक अटैक आने कम हो जाएं, और भविष्य में जब आप उन ट्रिगर्स का सामना करें तो उन्हीं स्ट्रेटजीज को अपना के आप उन पे काबू पा सकते हैं। दूसरा रहा मूड स्विंग्स की बात, तो मूड स्विंग्स के बारे में आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा कि क्या ये आप अपनी पर्सनैलिटी के चलते या आपके तनावों के चलते आप उन पे ऐसा रिएक्ट कर देते हैं। अगर सिर्फ ये इतना ही है तो आपको और थोड़ी सी अपने आप उनको एनालाइज करके कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी कि आप उन परिस्थितियों में किस तरह से रिएक्ट करें कि आपको इस तरह का मूड स्विंग या परेशानी ना हो।
और अगर ये कुछ ज़्यादा लंबे चलते हैं या ज़्यादा परेशानी का सबब हैं तो आपके थेरेपिस्ट को थोड़ा और एग्जामिन करना पड़ेगा कि पैनिक अटैक्स के साथ साथ आपको कुछ भाई मूड डिसऑर्डर तो नहीं है। हालांकि आपके बताने से मुझे संभावना बहुत कम लग रही है, तो पहला तरीका ही काम कर जाए। सो उमा जी, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपको अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, प्रॉपर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उन्होंने एक्चुअली ये टर्म दिया F40 एग्रोफोबिया का नाम दिया था इसका जी, F40 एग्रोफोबिया। तो जी जी इसका जी तो ये बहुत ही उपचार से अच्छे से रेस्पॉन्ड करने वाला एक एंजाइटी डिसऑर्डर है एगोराफोबिया, और आप उनसे अगर इसकी दवाई के साथ साथ थेरेपी लेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये बीमारी काफ़ी काबू हो जाएगी, और कुछ समय बाद आप दवाइयों को अगर धीरे धीरे कम करेंगे तो शायद उन्हें बहुत कम करके छोड़ भी पाएंगे, पर इसके लिए आप थेरेपी ज़रूर लीजिए। फोबियाज में थेरेपीज बहुत अच्छा काम करती हैं, एक्सपोजर बेस्ड थेरेपीज। सर तो थेरेपी मैं यहाँ से अब पीजीआई में शिफ्ट कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं ये पहले छत्तीसगढ़ में लिया हुआ था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सब जो संस्थान हैं ये भारत के सभी जनता की मदद के लिए हैं, आप बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपने स्किल्स एनहांस कीजिए, कोशिश कीजिए कि प्रॉपर एग्जामिनेशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ट्रीटमेंट की बात भी आप बताइए, उपचार में क्या क्या है, और उसके अलावा बहुत ही ज़रूरी जो आयुष्मान भारत की स्कीम है, क्या वो कवर करती है मेंटल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट को? हाँ जी, देखिए कि जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट है हमारे पास पीजीआई का, मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड होता है, और जब वो भर्ती होते हैं तो उनका भर्ती का खर्चा, उनका बेड चार्जेस, खाना, इवन दवाई या कोई स्पेसिफिक थेरेपीज़ लगती हैं या आरटीएमएस या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, वो सारा फ्री होता है। उसके बाद भी कई अगर परसिस्टेंट पेशेंट्स उस स्कीम के अंडर पुअर फ्री होते हैं तो उनको उसके बाद भी दवाई फ्री मिलती है। और जो भारत सरकार का मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का, वो भी ये कहता है कि अगर किसी मरीज को मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंडर ही सभी को एडमिशन करना होता है, तो अगर वो किसी भी संस्थान जो उस एक्ट के अंतर्गत आता है वहाँ भर्ती होता है तो उसको उपचार फ्री दिया जाता है। और सर, ये जिस ऐप की हमने बात करी टेलीमानस, ये जो एक एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह, इसको आप कैसे देखते हैं कि बिना आइडेंटिटी रिवील करे जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में भी ये स्टिग्मा है? बिल्कुल, ये आपने पहले ही बहुत अच्छे से बता दिया है, मैं आप ही के शब्दों को दोबारा से रिपीट करूंगा कि स्टिग्मा की वजह से एक तो एक्सेस नहीं करता इंसान, तो जब आप दूर बैठे, और आज ज़माना ये फ़ोन और मोबाइल का है, तो इस पे आप घर बैठे ही और किसी भी समय रात के 2-3 बजे, ये 24 घंटे उपलब्ध है राउंड द क्लॉक, तो आप एक तो स्टिग्मा दूर हो जाएगा कि आपका आमना सामना नहीं होगा, आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। दूसरा, एक्सेस हो गई है। अब रात को किसी को दिक्कत है या इस तरह के नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उसके पास कोई नहीं है, तो वो कैसे जाएगा? और हर जगह उपलब्धता नहीं होती, तो एक्सेस को भी बढ़ाता है, स्टिग्मा को भी कम करता है। और उसके बाद ये लोग जो काउंसलर है वो आपको आपके रिस्क को स्ट्रेटिफाइड करके आपको बताता है कि आपको निकटतम कहाँ पे मदद लेनी है। तो ये दोनों चीज़ों पे काम कर रहा है और ये बहुत अच्छी पहल है। हमारा पीजीआई भी इसका एक रीजनल कोऑर्डिनेटिंग और सेंटर और मेंटर इंस्टीट्यूट है, और आपको मैं बता दूं कि उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी मैं ही हूँ। लवली सर, सो ग्रेटफुल टू हैव यू सर। तो सर, ये टॉपिक मैं जानती हूँ कि बहुत ही वास्ट है और बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनके सवाल हम केटर नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले भाग में हम ज़रूर वो सवाल ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें इस महत्वपूर्ण पहलू पे इतनी सारी जानकारी दी। सो दर्शकों, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। सफ़र करने रहने से और डरने से इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। वक्त आने पर इसके बारे में बात करना और सही समय पे इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर लॉन्च हुआ है 9417242224, जिस पे कॉल करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं हमें किसी भी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ। इसके साथ ही हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। इसके साथ ही हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं। यदि आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं प्रोग्राम से जुड़े हुए, आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।